गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आंकलन के उद्देश्य। देखिए, पहला उद्देश्य है इसका निदानात्मक। अब देखिए, डिटेल में तो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको की पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में इजी हो। वरना आप कितना ही पढ़ोगे और कितनी चीज़ें याद रखोगे, तो उससे अच्छा है आप कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए, निदानात्मक का मतलब क्या होता है, दो होते हैं ये, मतलब कि सेम वर्ड होते हैं। एक निदानात्मक का मतलब होता है जिसमें हम समस्या का समाधान करते हैं, और ये दूसरा निदानात्मक है जिसका मतलब होता है कि जब हम पहले से किसी विषय के बारे में जानते हैं या हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसे कहते हैं हम निदानात्मक। वहीं दूसरा है आपका प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देना, ठीक है। इसका दूसरा उद्देश्य है फीडबैक देना, मतलब कि इसमें जब जो विद्यार्थी होता है वो अपनी गलतियों का सुधार करता है, और जब वो सुधार करता है तो उसके अंकों में या ग्रेडों में वृद्धि होती है, जिसके आधार पर जो अध्यापक होता है वो उसे फीडबैक देता है। तीसरा है आपका उन्नति नियोजन प्रमाण पत्र प्रदान करना, मतलब कि इसमें विद्यार्थी को ग्रेड्स दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई मान लो, देखो जैसे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है, तो उसे और प्रोत्साहित किया जाता है कि वो और अच्छा करे। लेकिन वहीं अगर कोई मतलब किसी को अधिक समझ नहीं आता और कोई पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसे प्रेरणा दी जाती है कि आप और अधिक पढ़े, मतलब आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो उन्नति नियोजन और प्रमाण पत्र में क्या होता है, इनका शारीरिक विकास भी होता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी होता है, ठीक है। भविष्य में विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसके लिए शिक्षा दी जाती है उन्हें, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रेडिंग प्रदान करना। ग्रेडिंग प्रदान करने में क्या आता है, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, फीडबैक दी जाती है। कैसे दी जाती है, ग्रेड के आधार पर। फीडबैक अब कोई भी हो सकती है विद्यार्थियों के अंक के आधार पर, ABC, ठीक है। फिर है निदानात्मक। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था दो प्रकार के होते हैं ये। एक निदानात्मक जिसमें आप पहले से थोड़ा अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ इस विषय में ये हो सकता है, और एक दूसरा निदानात्मक होता है जिसमें आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो जो अध्यापक है वो आपकी इंग्लिश सुधारने में मदद करेगा। तो ये होता है किसी समस्या का समाधान करना, ठीक है। पर आप इसे स्टूडेंट के अनुसार ही लिखिएगा, क्योंकि हमें आंकलन का मतलब है कि आपको स्टडी में पूछा गया है, तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें विद्यार्थियों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाता है। वह भाषा से संबंधित भी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है विद्यार्थी की उपलब्धि का परीक्षण करना, मतलब कि विद्यार्थी की उपलब्धि का परीक्षण करने में आता है जब विद्यार्थी, देखिए, कोई नई चीज़ सीखता है ना, तो वो कैसे सीखता है, आंकलन में विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। कैसे, टेस्ट के माध्यम से। जब वह निरंतर टेस्ट देता है तो उसे अपनी गलतियों का पता लगता है, और दूसरी बार वह गलतियाँ नहीं करता। वहीं आपका अब सेवन्थ पॉइंट है प्रगति की रिपोर्ट देना। प्रगति की रिपोर्ट कौन देता है, टीचर। और किसको देता है, अभिभावकों को, मीन्स पेरेंट्स को देता है। तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, सभी को मिलाकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, और वो आपके पेरेंट्स को दी जाती है और आपको दी जाती है, जिसकी पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है अभी तक, ठीक है। फिर है पाठ्यक्रम में सुधार करना। बिल्कुल, देखिए, आंकलन मूल्यांकन और मापन ये तीनों एक ही पहलू है, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए पढ़ाई के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका पाठ्यक्रम कैसा है। देखिए, पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, मतलब कि उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है। जो पाठ्यक्रम है वो समाज की डिमांड के अनुसार होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, उसके अनुसार आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको ग्रहण करने के बाद आप अर्निंग कर सकें, मतलब कि अपनी आजीविका का साधन चुन सके और आजीविका कमा सके, ठीक है। फिर है आपका शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों में सुधार में क्या आएगा आपका, कि मान लीजिए शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे आंकलन नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो ये टीचर का कर्तव्य है कि वो उस टॉपिक को रिपीट करवाए, दोबारा पढ़ाए। अगर एक शिक्षण विधि से समझ नहीं आ रहा तो वो दूसरी शिक्षण विधि से पढ़ाए, ठीक है। तो इसमें शिक्षण विधियों में सुधार अध्यापक द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यापक अलग अलग मेथड से पढ़ाता है। फिर आता है लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ये अति आवश्यक है। देखिए, शिक्षा हमेशा लक्ष्य को निर्धारित करके ही पढ़ानी चाहिए, ठीक है। इसमें नए नए तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए,
क्यों? ताकि विद्यार्थी बोर ना हो और वो रुचि से पढ़ सके। फिर है आपका निर्देशन प्रदान करना। देखिए, सभी बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से गाइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है, तो उसको और प्रेरणा दीजिए कि आप और ज़्यादा अच्छा कीजिए। वहीं अगर कोई पढ़ने में कमज़ोर है तो उन्हें अभी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन्हें और आप मोटिवेशन दे सकते हो कि नहीं, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो ये होता है निर्देशन प्रदान करना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो उनके हिसाब से उन्हें गाइड किया जाना चाहिए। फिर आता है शिक्षा की योजना। देखिए, शिक्षा की योजना में क्या आता है, जितनी भी आपकी असेसमेंट्स होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, शिक्षा की योजना में देखिए हमेशा ही टेस्ट एग्ज़ाम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम विद्यार्थियों की कमियों को परखते हैं, ठीक है, उनके गुण हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। फिर है आपका दाखिले का आधार, ठीक है। दाखिले का आधार कोई भी हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट हो सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी बेस पर, जिस भी बेस पर एडमिशन दी जानी चाहिए विद्यार्थियों को, उसका आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कई यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होता है। वहीं जो कुछ और हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ मेरिट के अनुसार आपको लिया जाता है। अब हमारा 14th पॉइंट है शिक्षा में सफलता प्राप्त करना। देखिए, शिक्षा में सफलता कब प्राप्त होगी? जब हम शिक्षा में सुधार करेंगे। और शिक्षा में सुधार कब होगा? जब आपको विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं का पता लगेगा कि उन्हें कहाँ कमी आ रही है पढ़ने में। तो ये थे आपके 14 पॉइंट आकलन के उद्देश्य के। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और इसमें से मैक्सिमम आपको 8 या 9 पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्योंकि इनफ होता है ये क्वेश्चन, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि उतना। तो इसमें से जो भी आपको इजी लगे आप छांट के लिख लीजिए, और जो की पॉइंट्स मैंने आपको नोटिस करवाए हैं या नोट करवाए हैं वो आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा।